भारतीय भूगोल में आप मेरे साथ भारतीय जलवायु पढ़ रहे हैं। भारतीय जलवायु में एक टॉपिक अभी बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस वीडियो में मैं भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में कहाँ से आते हैं, ये जानेंगे। इसके अलावा समग्र रूप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न कैसे होते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, उनसे विनाश कैसे होता है, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है और चक्रवात समाप्त कैसे हो जाते हैं विश्व भर में। अब चक्रवातों की बारे में जानेंगे समग्र रूप में, और साथ ही भारत के मौसम पर उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए सबसे पहले हम जान लें कि भारत के मौसम पर चक्रवातों से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहली लाइन ये लिखी कि भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील हो जाते हैं। पश्चिम की ओर गतिशील होने पर पूर्वी घाट से टकराते हैं, परिणामस्वरूप पूर्वी तटीय मैदान पर इन चक्रवातों से वर्षा होती है। कब होती है? अगला पॉइंट, 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 या 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून के बाद कर्क रेखा से दक्षिण की ओर खसकने लगती हैं और 22-23 सितंबर तक विषुवत रेखा पर चमकने लगती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जुलाई से ITCZ अर्थात हवाओं के अभिसरण का क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। 1 सितंबर तक आते आते ITCZ प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर को पार कर जाता है। दक्षिण की ओर खिसकते खिसकते 1 सितंबर तक दक्षिणी छोर के बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया में बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है। अरब सागर भी इस प्रक्रिया में भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित सागर अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सागर स्थल खंड की अपेक्षा देर से गर्म होते हैं, इसलिए सागर को गर्म होने में या बंगाल की खाड़ी को गर्म होने में सितंबर आ जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का गर्म जल या गर्म सागर सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं प्रदान कर देता है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं और पूर्वी जेट धारा के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी जेट धारा क्या है? आपने जब पश्चिमी विक्षोभ पढ़ रहा था, आप जब पश्चिमी विक्षोभ पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी जेट धारा के सहारे पूर्व की ओर आते हैं भूमध्य सागर से भारत में। तो भारत के ऊपर एक पूर्वी जेट धारा भी प्रवाहित होती है। पश्चिमी जेट धारा तो हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होती है, ठीक है, कुछ ही महीनों में हिमालय के दक्षिण में बहती है, लेकिन पूर्वी जेट धारा भारत के ऊपर साल भर प्रवाहित होती है पूरब से पश्चिम की ओर। जेट धाराएं कभी भी जमीन के निकट, धरातल के निकट नहीं बहती है। जेट धाराएं हमेशा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के साथ साथ बहती हैं। तो भारत के धरातल के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के पास जो जेट धारा प्रवाहित होती है पूर्व से पश्चिम की ओर, उसे हम कहते हैं पूर्वी जेट धारा। तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्ण चक्रवात पूर्वी जेट धारा के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और पूर्वी घाट से टकराकर उड़ीसा तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट और तमिलनाडु की कोरोमंडल तट पर भीषण वर्षा करते हैं। बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात सितंबर के अंतिम सप्ताह, अक्टूबर माह में या नवंबर के पहले सप्ताह में बनते हैं। परिणामस्वरूप इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह, अक्टूबर महीने में या नवंबर के पहले सप्ताह में घटित होती है। ठीक है, हालांकि वर्षा मुख्य रूप से पूर्वी तटीय मैदान के साथ साथ ही होती है, लेकिन उत्तर भारत का मैदान भी इनसे काफी हद तक प्रभावित होता है। यानी उत्तर भारत के मैदान में कलकत्ता से लेकर पटना, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली तक तो नहीं जा पाता, लेकिन इलाहाबाद और बनारस और इलाहाबाद तक का मौसम इन चक्रवातों से प्रभावित होता है। अक्टूबर माह में अक्सर आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा के पंडाल लगे रहते हैं और चक्रवाती वर्षा होने लगती है। पूरा आसमान काले बादलों से ढक जाएगा अक्टूबर माह में। कब? जब यहाँ पे चक्रवात आते हैं, उस समय यहाँ पे चक्रवात आया होता है, टीवी न्यूज में आप देख सकते हैं। और उत्तर भारत का मौसम भी परिणाम स्वरूप प्रभावित हो जाता है, काले बादलों से घिर जाता है अक्टूबर माह में पूरा आसमान कभी कभी, और दुर्गा पूजा के पंडाल भीग जाते हैं। चक्रवाती वर्षा कैसे होती है? झमाझम। वो हवाएं एक निश्चित दिशा में नहीं बहती हैं,
आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा का पंडाल या कोई पेड़ कभी ऐसे हिलेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, यानी पूरा मौसम झकझोर देती है हवा। और वर्षा फुहार के रूप में 2-3 दिनों तक चलती रहती है। मौसम 3-4 दिनों तक काफी खराब हो जाता है, बाहर निकलने लायक नहीं रह जाता है, धूप नहीं निकलती है। तो इनसे प्रभाव उत्तर भारत के मैदान में स्थित शहरों में भी पड़ता है। पूर्वी घाट यहीं तक है, इसके बाद कलकत्ता है। कलकत्ता या हुगली नदी के मुहाने से ये चक्रवात प्रवेश कर जाते हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाके में। चक्रवात तो नहीं प्रवेश करता है, चक्रवात मैं बताऊंगा कि कैसे तट के पास ही चक्रवात समाप्त हो जाता है। चक्रवात कभी भी तट से बहुत दूर अंदर तक नहीं जा सकता, लेकिन उनकी हवाएं प्रभाव डालती हैं बनारस या इलाहाबाद तक। ठीक है, अब हम जानेंगे कि चक्रवात होते क्या हैं, पैदा कैसे होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनमें वर्षा कैसे होती है, कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती, इनसे विनाश कैसे होता है, ये देखेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में अत्यधिक निम्न दबाव का केंद्र होता है। ये धाराएं जो मैंने बनाई हैं, रेखाएं, ये हवाएं हैं, इनका अलग अलग वायुदाब है। केंद्र में वायुदाब सबसे कम होता है, अर्थात 920 मिलीबार। MB मैंने लिखा है अर्थात मिलीबार, है ना। हवा वायुदाब को कैसे मापते हैं, मिलीबार में। तो केंद्र में 920 मिलीबार तक वायुदाब होता है, 940, 960, 970। बाहर की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता जाता है, अर्थात वायुदाब सामान्य होता जाता है जैसे जैसे बाहर जाएंगे। लेकिन केंद्र में वायुदाब बहुत ही कम होता है। चक्रवात सागर सतह पर ही बनते हैं, सारी कल्पना आपकी सागर सतह के ऊपर होगी। ठीक है, तो केंद्र में अत्यधिक निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं बाहर से भीतर की ओर बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। हवाओं की गति 220 किलोमीटर पर घंटा तक हो सकती है। बाहर से केंद्र की ओर बढ़ने वाली ये हवाएं सीधे केंद्र में न प्रवेश करती हैं, बल्कि चक्करदार रूप में प्रवेश करती हैं। केंद्र की ओर बढ़ने पर ये हवाएं चक्करदार हो जाती हैं, सीधे नहीं जाती बल्कि गोल गोल घूमते हुए चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में होता है ना, विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में इन उष्ण चक्रवातों में हवाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। मैंने बनाई है, ध्यान से देखिए। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवाएं ऐसे ऐसे घूमती हैं, उल्टा, घड़ी की सुई का उल्टा। एक मिनट, जब बाहर से केंद्र की ओर हवाएं प्रवेश करती हैं तो केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती। जब हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, केंद्र के निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने के लिए जब तेजी से बहती हैं, तो केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाती हवाएं। ठीक है, बल्कि केंद्र के पास पहुंचने पर एक निश्चित सीमा पर हवाएं केंद्र से बाहर ही ऊपर की ओर उठ जाती हैं। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात का जो केंद्र होता है, बीच का भाग, उसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। हवाएं चक्रवात की आंख के पास पहुंचकर एक निश्चित सीमा के सहारे ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, जिस निश्चित सीमा के सहारे हवाएं अभिसरित होकर टकराकर ऊपर उठती हैं, उसे हम चक्रवात की आंख की दीवार कहते हैं, और चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की आंख क्या है, इसे जानते हैं। चक्रवात की आंख एक शांत क्षेत्र होता है। इसके ऊपर का आकाश मेघ रहित होता है। जब हवाएं आंख की दीवार के सहारे टकराकर ऊपर उठती हैं तो काले कपासी मेघों का निर्माण करती हैं। कपासी मेघों से वर्षा होती है। लेकिन चक्रवात की आंख के ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ होता है। यहाँ पर बादल नहीं होते हैं, बादल बाहरी क्षेत्रों में होते हैं। आंख के ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ होता है। यहाँ पर हवाएं बिल्कुल ठहरी हुई होती हैं, हवाओं में गति नहीं होती है, वायुमंडल शांत होता है। चक्रवात की आंख के ऊपर आसमान साफ होता है। चक्रवात के केंद्र में अर्थात आंख में, चक्रवात की आंख में वर्षा नहीं होती है। यही कारण है कि चक्रवात की आंख में खड़े व्यक्ति को चक्रवात का अनुभव भी नहीं होता है। अनुभव होगा थोड़ी देर बाद। हमने बताया कि चक्रवात भ्रमण करते हैं, जिस स्थान पर बनते हैं फिर वहां से गति करते हुए पूर्व या पश्चिम की तरफ चलते हैं चक्रवात। तो अगर चक्रवात भ्रमण कर रहे हैं तो चक्रवात की आंख भी स्थिर नहीं रहेगी, चक्रवात की आंख भी भ्रमण करेगी चक्रवात के साथ साथ, है ना। हो सकता है चक्रवात अभी यहाँ है, घूमते हुए यहाँ चला है, तो ये आंख यहाँ पे चलाएगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो चक्रवात के केंद्र में खड़े व्यक्ति को चक्रवात का अनुभव तक नहीं होता है। हालांकि कुछ देर बाद जब चक्रवात भ्रमण करते हुए आगे बढ़ता है तो व्यक्ति चक्रवात के चपेट में आना तय है व्यक्ति का। लेकिन कुछ देर तक उसे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत है।
ऐसे समय में जबकि व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ शांत है, चक्रवात के केंद्र में खड़े व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ शांत है, उसी क्षण में बाहरी क्षेत्रों में तबाही मच रही होती है, क्योंकि हवाओं की गति 220 किलोमीटर पर घंटा होती है। चक्रवात की आंख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है। आंख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर हो सकता है। कितना? 500 से 600 किलोमीटर तक व्यास हो सकता है, लेकिन चक्रवात की आंख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है। तो इस 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ शांत, जबकि बाहर के दायरे में भीषण तबाही। तो चक्रवात की आंख बहुत ही बड़ी संरचनात्मक विशेषता है चक्रवात की। ठीक है, चक्रवात बनने की परिस्थितियां: सागर सतह का तापमान या सागर सतह के जल का तापमान। पहली परिस्थिति, सागर सतह के जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए, तब ताकि सागर सतह पर तेजी से वाष्पीकरण हो। ठीक है, अगर सागर सतह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस है तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अक्सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं, अर्थात विषुवत रेखा के पास, क्योंकि वहां पर सागर सतह 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, उष्ण चक्रवात कभी भी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर नहीं बनते। उष्ण चक्रवात हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बनेंगे, पश्चिमी तट पर नहीं बनेंगे, क्योंकि महाद्वीपों की पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं और महाद्वीपों की पूर्वी तट पर हमेशा गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। समुद्र में जलधारा चलती है ना, तो महाद्वीपों की पूर्वी तट पर गर्म जलधारा, पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होने के कारण वेपोराइजेशन नहीं हो पाता, वाष्पीकरण नहीं हो पाता, तो चक्रवात नहीं पैदा होंगे। पूर्वी तट पर गर्म जलधारा है, इसलिए वेपोराइजेशन होता है और चक्रवात बनने की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। चाहे अमेरिका का हरिकेन हो, चीन या फिलीपींस का टाइफून हो, या फिर भारत का साइक्लोन हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का बिली हो, ये अलग अलग नाम है चक्रवातों के। ऑस्ट्रेलिया का बिली, अमेरिका का हरिकेन, चीन का टाइफून या भारत का साइक्लोन, ये सभी महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ही बनेंगे। आप देख लीजिए ध्यान से मैप खोलकर, महाद्वीपों के जो पूर्वी तट है, चाहे अमेरिका में जो फ्लोरिडा राज्य है, अमेरिका में ये है, अगर अमेरिका का ये वाला तट है, ठीक है, ये अमेरिका का पूर्वी तट है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य। ये क्या है? अटलांटिक महासागर पूर्व में। दक्षिण में क्या है? अमेरिका के दक्षिण में यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी इधर अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पे अमेरिका में चक्रवात यहाँ बनते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। ज्यादातर अमेरिका में जो चक्रवात होते हैं फ्लोरिडा राज्य में भीषण तबाही मचाते हैं। तो ये पूर्वी तट है। इसी तरह चीन में भी है ना, पूर्वी चीन सागर या पीला सागर में जो चक्रवात बनते हैं, बीजिंग या शंघाई से टकराकर जो टाइफून कहलाते हैं, भीषण तबाही करते हैं। पूर्वी तट पर क्यों चक्रवात टकराते हैं? क्योंकि पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, इसलिए वहां पर चक्रवात बनते हैं। नेक्स्ट, तीसरी परिस्थिति है कोरियोलिस बल का मान शून्य से अधिक होना चाहिए। क्योंकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए एकदम विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि हवाओं में चक्रता नहीं बन पाती। हवाएं तभी गोल गोल घूमेंगी जब कोरियोलिस बल का मान शून्य से अधिक है। इसीलिए विषुवत रेखा पर, चूंकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान शून्य है, इसलिए विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं। विषुवत रेखा के 10 अंश उत्तरी अक्षांश या 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के दायरे में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है, क्योंकि उत्तर या दक्षिण में जाने में कोरियोलिस बल का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कोरियोलिस बल का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। लेकिन ध्रुवों पर चक्रवात क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वहां पर सागर जल बिल्कुल ठंडा होता है। ठीक है, तो ये सारी जो परिस्थितियां बताई मैंने, वही है उष्ण चक्रवातों के उत्पन्न होने की परिस्थितियां। अगला हेडिंग आप डालेंगे उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दूसरी संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, पानी जलवाष्प बन जाता है गर्मी से। तो जलवाष्प कैसे बन जाता है? पानी को तापमान चाहिए। पानी जिस स्थल का, जिस जगह का तापमान लेकर भाप में बदल जाता है, वही तापमान कहाँ चला गया? भाप में चला गया। यानी पानी जिस जमीन पर या जिस स्थल पर है, वहां से जब उड़ता है जलवाष्प बनकर, तो वहां की ऊष्मा लेकर, वहां की ऊष्मा कहाँ चली जाती है? जलवाष्प में। आपने कभी अपने हथेली पर स्पिरिट रखा है? स्पिरिट,
स्पिरिट जब रखते हैं तो बहुत तेजी से ठंडी महसूस होती है आपको। क्यों ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि स्पिरिट आपकी स्किन, आपकी त्वचा का तापमान लेकर तेजी से उड़ जाता है। स्पिरिट को अगर आप टेबल पे रखेंगे, ठीक है, तो उतनी तेजी से नहीं उड़ेगा, लेकिन अपने हथेली पे रखेंगे तो स्पिरिट बहुत तेज से उड़ जाता है। अरे नेल रिमूवर, फीमेल्स लड़कियां या महिलाएं अपने नेल रिमूवर को, नेल को छुड़ाने के लिए जिस लिक्विड का प्रयोग करते हैं उसे नेल रिमूवर कहते हैं। तो नेल रिमूवर एक तरह का स्पिरिट है, उसे आप हथेली पे रखिए, बहुत तेज ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि नेल रिमूवर आपकी स्किन की ऊष्मा लेकर उड़ गया। तो जब उड़ गया तो उसमें आपकी स्किन की गुप्त ऊष्मा नेल रिमूवर के वाष्प में आ गई, है ना। इसी तरह जब आपको पसीना होता है तो पंखा चलाते हैं तो बहुत तेजी से ठंडी महसूस होती है। नोटिस किया होगा आपने। ठंडी क्यों महसूस होती है? थोड़ी देर तक महसूस होती है, जब तक कि आपके शरीर पर पसीना है। जैसे पसीना उड़ गया आपको ठंडी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पंखा क्या करता है, पसीने को सुखाने में मदद करता है। पसीना क्या करता है, आपकी स्किन की गर्मी को लिया और भाप बनकर उड़ गया। तो भाप में क्या आ गई, आपकी स्किन की गुप्त ऊष्मा। वही भाप यानी वही जलवाष्प, समुद्र के ऊपर उठा जलवाष्प जब वायुमंडल में ऊपर उठता है तो ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि वायुमंडल ऊपर ठंडा होता है, क्षोभ मंडल नीचे गर्म ऊपर ठंडा। तो जलवाष्प जब हवा के साथ ऊपर उठता है तो ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है तो जलबूंदों में बदल जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जब जलवाष्प जलबूंदों बदलता है तो क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, तो जलवाष्प जब जलबूंद में बदलता है तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा थी वो फिर से वायुमंडल में मिल गई, यानी जल ठंडा हो गया और उसकी गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में मिल गई। इसे हम कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा, है ना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में गुप्त ऊष्मा वाष्प में चली गई और संघनन की गुप्त ऊष्मा में गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में चली गई, है ना। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। अगला हेडिंग डालिए, चक्रवातों की मृत्यु। जब तक चक्रवात की आंख को संघनन की गुप्त ऊष्मा की मात्रा मिलती रहती है तब तक चक्रवात तबाही करता रहता है। जैसे ही चक्रवात की आंख को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बंद हो जाती है, चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। चक्रवात की मृत्यु की दो परिस्थितियां हैं। चक्रवात भ्रमणशील होते हैं। जब चक्रवात उष्णकटिबंधीय सागर जल से समुद्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गमन करते हुए ठंडे जलीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, ध्रुवों की तरफ। जब उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखा से गमन करते हुए ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं तो चक्रवात की आंख को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है और चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार जब चक्रवात भ्रमण करते हुए स्थल खंडों में प्रवेश कर जाते हैं, चक्रवात जब भ्रमण करते हुए स्थल खंडों में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर संघनन की गुप्त ऊष्मा जो आंख को मिलती रहती है बाधित होती है और चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। ये हो गया चक्रवात। चक्रवातों में वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? चक्रवात में वर्षा सबसे ज्यादा आंख की दीवार के सहारे होती है, क्योंकि हवाएं यहीं अविचलित होकर ऊपर उठती हैं। हवाएं आंख की दीवार के सहारे अविचलित होकर ऊपर उठ रही हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। किन बादलों द्वारा? इन्हें कपासी बादल कहते हैं, कपासी मेघ। चक्रवात में चक्रवात की जो आंख है वो वर्षा वही क्षेत्र होता है। चक्रवात की आंख में वर्षा बिल्कुल नहीं होती, ना आंधी आता है, तूफान आती है। ये हो गया चक्रवात। इसके बाद हम भारतीय मृदा पढ़ाएंगे, भारतीय वनस्पति पढ़ाएंगे, भूगोल भी इतिहास के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो भूगोल छोड़ दूंगा, ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है। मैं आपके साथ साथ बना रहूँगा, विश्वास बनाए रखिए। मैं अपने काम में और तेजी लाऊंगा और स्पीड बनाऊंगा। मैं पूरी तरह से ऊर्जा से लबरेज हूँ। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी ही सामान्य अध्ययन के सभी विषय आपको खत्म करके दिखाऊंगा। न केवल खत्म करूंगा बल्कि आपको भी उतना ही पता होगा जितना मुझे पता है। नमस्कार।